डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मई महीने के तीसरे सप्ताह यानी 17 मई से लेकर के 24 मई तक के बीच जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सभी सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है और उन सारे आंसर्स डिटेल में एनालिसिस की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर को खारिज कर दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है विजय माल्या, दूसरा जो ऑप्शन है नीरव मोदी, तीसरा है मेहुल चौकसी और चौथा है गौतम अडानी। तो इसमें देखिए, इसमें जो 2 ऑप्शन है मेहुल चौकसी और गौतम अडानी तो पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन के बीच थोड़ी दिक्कत होगी, विजय माल्या और नीरव मोदी के बीच, क्योंकि ये दोनों ही भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से भगोड़ा साबित किए जा चुके हैं। तो इसमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो आपको पता है कि ब्रिटेन में जो भी मसला चल रहा है वो विजय माल्या को लेकर चल रहा है। तो इसमें सही आंसर होगा वो आपका विजय माल्या होगा। किंग फिशर के मालिक विजय माल्या ने भारत में प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ, भारत में जिन्होंने जो प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ पहले तो इन्होंने ब्रिटिश हाई कोर्ट में, जो वहाँ का जो ब्रिटिश हाई कोर्ट था वहाँ पे जाके इन्होंने याचिका दायर की, जिसमें पूरी तरीके से ब्रिटिश हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। उसके बाद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की, जो अब जल्दी वो ये भी हार गए। अब उन्हें वहाँ पे सिर्फ 14 दिन का और मौका मिला है कि 14 दिन के बीच वो जो भी वहाँ पे कर सकते हैं, अपनी कानूनी जो भी मदद हेल्प ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ऐसा वहाँ के अलग अलग मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब वहाँ पर ब्रिटेन में विजय माल्या को अब बस वहाँ की होम मिनिस्टर ही वहाँ पे अब उनको बचा सकती हैं। तो देखना है कि क्या होता है इनके साथ, ये भारत आ पाते हैं कि नहीं। लेकिन अब ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा है कि 100% अब ये भारत में अब इनका आना ही है इनको, क्योंकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये हार चुके हैं। जो ये विजय माल्या हैं, इनके ऊपर जो भारत में जो पूरा मसला चल रहा था, भारत ने ये 9,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 9,000 करोड़ रुपए की धांधली करके भारत से फरार हो गए और तभी से भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनको भारत ने पूरी तरीके से आर्थिक भगोड़ा साबित किया जा चुका है। अब समझते हैं थोड़ा सा, ये जो एक शब्द आ रहा है, इस पर यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रत्यर्पण। क्या होता है समझिए, प्रत्यर्पण का मतलब समझिए। प्रत्यर्पण एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को उन अपराधों को निपटाने के लिए बाधित किया जाता है जिसमें उन राष्ट्रों के लिए, यानी उन अपराधों के लिए वे एक दूसरे राज्य की अदालतों में पूरी तरीके से दोषी साबित किया जा चुका है, ठीक है। उस तरीके से ये प्रत्यर्पण कानून लगाया जाता है। अब इस प्रत्यर्पण के लिए भारत में सबसे पहले वर्ष 1962 में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था प्रत्यर्पण अधिनियम 1962। तो याद रखें, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। और आपको पता ही है कि भारत में इनको पूरी तरीके से भगोड़ा मतलब आर्थिक भगोड़ा इनको साबित किया जा चुका है। अब सिंपल सी भाषा में ये समझिए आखिर प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है, आसान सी भाषा में समझिए। प्रत्यर्पण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में अपराध करके वो चला जाए कहीं और देश में, किसी और कंट्री में वो यहाँ चला है। तो अब देखिए, अब जानते हैं कि भारत का जो कानून है वो सिर्फ भारत के दायरे में ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा अन्य कंट्रीज में, क्यों अन्य कंट्री में वहाँ की जो रूल होंगे वो काम करेंगे। तो उसके लिए अब वैसे अपराधियों, मान लीजिए कोई ऐसा अपराधी जो यहाँ पे कोई बड़ा जुर्म करके वो चला जाए वहाँ पे, और वहाँ पे उस जुर्म के लिए वहाँ पे फांसी की या उम्र कैद की या कोई बड़ा सजा ही ना हो वहाँ पे, तो ये जो अपराधी वहाँ पे अगर चला जाए और नागरिकता हासिल कर ले तब तो समस्या हो जाएगी। तब तो यहाँ पे जो अपराध करके वहाँ चला गया और उसको वहाँ पे सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ के कानून में न तो फांसी की, न तो बड़ा उम्र कैद की, न तो बड़े अपराधी कोई भी सजा वहाँ पे होगी ही नहीं। तो इसलिए अब इसी के लिए 1962 में एक अधिनियम बनाया गया प्रत्यर्पण कानून, यानी वहाँ से उनको लाने के लिए वहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा और वहाँ की सरकार जब आदेश देगी तब वहाँ का अपराधी यहाँ पे आ सकता है। इसीलिए लोग अपराध करके किसी और देश में वो चोरी से भाग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा प्रत्यर्पण कानून का मतलब, ठीक। अब इसमें लेते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग तथा किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री मतलब समझ लीजिए आप GI टैग, जो मैंने बताया था, भौगोलिक संकेतक द्वारा टैग दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें तीन को आंसर दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका तेलंगाना है। तो देखिए, पहले तो इसमें एक ही आंसर, पहला आंसर ही क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग। इसको याद रखिए, अलग से क्वेश्चन इसमें ना देगा, बाहर से दे दे कि सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा झारखंड। अब इस एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये बना है कि किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक यानी GI टैग दिया गया है, तो आंसर जो आपका तेलंगाना है। अब थोड़ा समझते हैं झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग क्या होती है। ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग जो होती है, वहाँ पे
झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है हजारीबाग। ठीक है, पहले उसको समझते हैं। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है हजारीबाग। वहाँ के जो स्थानीय जो आदिवासी होते हैं वो मिट्टी के विभिन्न कलर को लेकर, यानी जो मिट्टी, जो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जो अलग अलग तरह की मिट्टी होती हैं, उन सभी मिट्टियों का प्रयोग करके शादी के समारोह या जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर मिट्टियों का कलरफुल करके पूरा पेंटिंग वगैरह दीवारों बनाते हैं। ठीक है, वही जो पूरी तरीके से वहाँ पे प्रसिद्ध है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, अलग अलग कलर की मिट्टियों से बनाई हुई जो पेंटिंग है उसको बोलते हैं सोहराई खोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड के हजारीबाग में बहुत फेमस है। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से जीआई टैग का प्रयोग किया गया है। जीआई टैग का मैंने बताया था आपको, कुछ पुराना वीडियो है क्वेश्चन को, उसमें आप देख लीजिएगा जाके। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी इसका मतलब होता है ऐसे किसी क्षेत्र से उस वस्तु को प्रसिद्ध कर देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए, जैसे बनारसी साड़ी मैंने आपको बताया था, बनारसी साड़ी हुई, या कोई सा भी चीज़ है जहाँ अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने आपको हाल ही में बताया था जम्मू कश्मीर का केसर जीआई टैग मिला है, और एक और राज्य का जहाँ पे ब्लैक राइस मिला था, जहाँ जिसकी वैल्यू 1800 रुपये के आसपास होती है। ठीक, तो उस तरीके से, यानी वहाँ के उस क्षेत्र से उस वस्तु को प्रसिद्ध करके जोड़ दिया जाता है, जिससे फ्यूचर में कोई उसका अलग अलग नाम बना कोई यूज न कर पाए। जैसे मान लिए कोई भी अब लखनऊ में या इलाहाबाद में या कहीं पे भी साड़ी बना दे और बोल दे बनारसी साड़ी, तब तो बनारस की जो जगह है उसका मिसयूज होगा, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया गया, और कोई प्रयोग उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही जीआई टैग मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सम्मान की बात होती है। ठीक, अब दूसरा इसमें जो तेलिया रुमाल की जो बात की गई है, ये तेलिया रुमाल वहाँ पे तेलंगाना में क्या किया जाता है, तेलंगाना में इसको सूती कपड़े से, समझिए थोड़ा सा, जो तेलंगाना में पूरी तरीके से सूती कपड़ा होता है, कॉटन से, कॉटन में 3 कलर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लैक, रेड और वाइट तीनों कलर को मिलाकर एक रुमाल बनाया जाता है और इसी का नाम पड़ता है तेलिया रुमाल, जो पूरे इंडिया भर में बड़ी फेमस है, इसीलिए इसको भी जीआई टैग का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब इसमें लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नाम के परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखिए, चारों अंक हैं, चारों नाम एक ही तरह से मिलते जुलते, तो याद रखिएगा। पहला जो है कोमल 6800, दूसरा है कोरोना 5800, तीसरा है कोबास 6800 और तीसरा हिम्मत 3200। तो इसमें सही आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा इसका नाम है कोबास 6800। डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य, जानते हैं आप लोग, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए, सारा जो मसला आजकल चल रहा है सब कोविड-19 की वजह से ही चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 जो भी मरीज जो पीड़ित हैं उनकी जांच के लिए एक मशीन लाई गई, यानी जो कैसी मशीन है, वो परीक्षण मशीन है कोविड-19 के मरीजों की जाँच के लिए, समझ लीजिए, और उसका नाम है कोबास 6800 यानी 6800। ठीक, और उसको पूरी तरीके से उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और ये जो मशीन है ये कहाँ पे रखी जाएगी, राष्ट्रीय रोग और नियंत्रण जो केंद्र है, जिस शॉर्ट में कहते हैं उसको आप एनसीडीसी कहते हैं, समझिए, एनसीडीसी, और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय रोग व नियंत्रण केंद्र। ठीक है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया। और अब दिमाग में आता होगा कि आखिर ये मशीन में ऐसी कौन सी बात तो मशीन, अरे कोविड-19 मरीजों की जाँच तो चल ही रही है अलग अलग चीज़ों के द्वारा, किट के द्वारा, तब इसमें कौन सी खास बात है। ये जो कोबास 68 है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में ये 1200 जितने भी सैंपल होते हैं उनको अच्छे से जांच करेगा और पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण जांच करेगा, यानी कोई भी उसमें कमी नहीं रहेगी। ये है तो पहली मशीन भारत में लाई गई है, देखा है तो और भी मशीन भारत में इसको लाया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। ठीक, अब इसमें लेते हैं, याद रखिएगा कोबास 6800। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी शॉर्ट में बोलते हैं एएसआई, ठीक, कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, अब उसमें 12 मई, पहले समझते हैं कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मतलब, एएसआई है वो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं है, यहाँ पे एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में, और इसका जो पूरा नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके नए महानिदेशक बनाए गए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका वी विद्यावती। ठीक, ये महिला हैं वी विद्यावती, को ये आईएएस रह चुकी हैं। 12 मई 2020 को इनको ये पद पे नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसको ये पूरा जो समिति के अध्यक्ष थे उनको ये पूरी तरीके से इनको ये पद दे दिया गया।
वी विद्यावती को, और ये 1991 बैच की IAS ऑफिसर भी रह चुकी हैं वी विद्यावती। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। समझिए, कई बार ये क्वेश्चन कभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 जून और 15 मई। पहली चीज समझिए, जितने भी दिवस होते हैं इन दिवस को आप डायरेक्ट वन लाइनर करके या कभी सीरीज वाइज आप याद नहीं कर सकते जब तक इनको किसी न किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे, या कभी कभी ना किसी अगर बीचों बीच या पूरी थियरी के रूप में इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये कभी याद नहीं होगा। एक चार्ट के माध्यम से आप इसको याद कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वो सही आंसर है 15 मई। हर वर्ष 15 मई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब समझिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इस वर्ष तो मनाना और भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से सभी लोग एक साथ परिवार में मिलकर रह रहे हैं। तो एक तरीके से काफ़ी ये इस बार इसको मनाना और भी फायदेमंद हो गया है। ठीक, अब इस बार ये जो मनाया गया, इस बार ये 25वां संस्करण था। ये इस दिवस का ये 25वां संस्करण था, और इसको जो मनाने वाली संस्था है, उस संस्था जो इसको पूरी तरीके से हैंडल करती है, उस संस्था का नाम है यूनिवर्सल पीस फेडरेशन। समझिए, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा ये हर वर्ष मनाने का काम शुरू किया है। था ये 25वां संस्करण था इसका, और हर बार एग्जाम में कई बार थीम भी पूछ देता है। तो इस बार जो इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट +25। समझिए, इसका है फैमिलीज इन डेवलपमेंट +25। तो एग्जाम में आ सकता है, थीम पूछ सकता है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब और कर्नाटक। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट होगी वहाँ पे योजना ये शुरू की गई होगी। तो इसमें से छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ में 21 मई को, 21 मई जानते हैं 21 मई से राजीव गांधी का क्या संबंध है। हर वर्ष 21 मई को इनकी पुण्यतिथि पड़ती है, यानी इस बार जो पुण्यतिथि पड़ी है इनके 29वीं, राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि थी। और इसी दिन 21 मई को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है भूपेश बैस, उनके द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई। उसका नाम था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत बिल्कुल ये क्या होगा, 2 फसलों से संबंधित है। गन्ना, याद रखिएगा फसलों को भी, गन्ना और मक्का के जो किसान हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें होगा क्या कि जब ये गन्ना और किसान की जो भी अगर उनकी फसल बर्बाद होती है तो उनके खाते में डायरेक्ट DBT प्रोसेस के माध्यम से उनको 7500 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। कितने, 7500 रुपये। कभी कभी एग्जाम में अमाउंट नहीं पूछता तो इसको याद रखिएगा। या फिर इसके पहले जो पहली इसकी किस्त है, जो बजट ये बनाया गया, तो उसकी पहली किस्त के लिए इसमें 1500 करोड़ रुपये इसमें डाले गए इस बजट के लिए। किस बजट के लिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अब ठीक, अब इससे रिलेटेड एक चीज समझिए, ये जो मसला चल रहा है, पूरा जो प्रपोजल चल रहा है, ये कहीं भी अभी भी भारत सरकार, जो भी आप डिफेंस मंत्रालय है या भारत की जो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा कहीं भी ऑफिशियली रूप से भारतीय सेना के द्वारा कहीं भी ये नहीं बोला गया है। लेकिन ऐसा कई सारे मंत्री और वहाँ के कई सारे सेना प्रमुख द्वारा बातों बातों में बताया गया, हो सकता है ऐसा हो। तो अब ये पूरी तरीके से प्रस्तावित मत मानिएगा, अब ये सिर्फ विचार, इसे सोचा जा रहा है, हो सकता है हो। तो इसमें क्वेश्चन ये कितने सालों के लिए ज्वाइनिंग करने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल और 8 साल। तो इसमें सही आंसर है वो 3 साल के लिए। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी अगर मिल जाती है तो ये मानिए कि अपनी तरह से इस तरह का पहला प्रस्ताव होगा जिसमें देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। अब इसमें ये बिल्कुल कई लोग समझ रहे हैं कि सीधे आर्मी में आपको बुलाएगी और सीधे आपको आर्मी में भर्ती कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि इसमें जो पूरी प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से आर्मी के जो एग्जाम होते हैं, ऑफिसर्स बनने के लिए आपको पहले रिटन पास करना पड़ेगा, फिर आपको SSB का एग्जाम देना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। कुल मिला के आपको ये बता दूं मैं, कुल मिला के ये इसलिए किया जा रहा है कि जितना वित्तीय बोझ है सरकार पर और भारतीय सेना पर पेंशन देने में और सैलरी देने में जो एक्स्ट्रा जो बोझ पड़ते हैं, उस बोझ को कैसे भी कंट्रीब्यूट करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा ये भी है कि भारत की जो युवा हैं उनके अंदर डिसिप्लिन लाने का भी दूसरा एक पर्पज है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश, ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें जो ऑप्शन है 16 मई, 10 मार्च, 15 मई और 20 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 मई को। 16 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, पूरे विश्व भर में एक संस्था यूनेस्को उसका नाम है, एक मैं लिख देता हूं यूनेस्को। इसके द्वारा पूरे विश्व भर में 16 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1960 में। सबसे पहले जब लेजर के पहले जब आप लेजर का नाम सुने होंगे, लेजर का जब पहली बार 1960 में जब पहली बार जब इसका संचालन किया गया था लेजर लाइट का, तब से इसको इस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में। ठीक है, यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को एक संस्था है, ठीक है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करती है, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्था काम करती है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका फ्रांस के पेरिस में है। इसको याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ जाए। फ्रांस का है, पेरिस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसका जो पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसमें 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो इसमें सही आंसर है वो 4 वर्ष है, क्योंकि भारत के जो गरीब परिवार जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए या उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 1916, कई बार एग्जाम पूछ चुका है किस दिन ये लागू किया गया, 1 मई 2016 को सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई। और इसमें जो महिलाएं क्या करेंगी, महिलाओं को पूरी तरीके से जो भी गैस के जो कनेक्शन होंगे, यानी कि एलपीजी गैस के जो कनेक्शन होंगे वो फ्री में उनको मिलेगा। और इसका जो पहली बार जो लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ लोगों को हम लोग एलपीजी की जो कनेक्शन है गैस के उसको निःशुल्क देने का प्रावधान लक्ष्य रखा जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, इस बार ये 4था वर्ष है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें जो सही आंसर है 16 मई। तो हर प्रत्येक वर्ष 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये जो डेंगू है मच्छर के काटने से प्रसारित होने वाला सामान्य वायरल रोग है। ठीक है, यह जो रोग होता है, एक मच्छर के जो प्रकार होते हैं, एक मच्छर का नाम है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी, समझिए उसका नाम है एडीज एजिप्टी। इस प्रकार के मच्छरों के काटने से ये रोग फैलता है। ठीक है, उनके माध्यम से इसका पूरी तरीके से संचार होता है। अब ये जो बीमारी होती है 2 प्रकार के लक्षणों को लेकर आती है। पहला जो लक्षण होता है उसे कहते हैं क्लासिकल बुखार के माध्यम से, यानी पहले जब क्लासिकल बुखार होगा तो इसमें होगा क्या, पूरे हड्डियों को तोड़ने की तरह दर्द वाले जो होते हैं बुखार वो होंगे। और दूसरा जो होता है वो रक्तस्रावी बुखार होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 2 तरीके के बुखार, एक होता है हड्डी तोड़ वाली और दूसरा जो होता है रक्तस्रावी बुखार। ठीक, और ये जो डेंगू जो होता है अक्सर करके भारत में देखा जाए तो बरसात के महीने में होता है, विशेषकर जब अक्सर देखा जाए सड़कों किनारे जो डिब्बे होते हैं, टायर होते हैं, अक्सर में जो पानी भरा होता है उसकी वजह से इन मच्छरों का शुरू होता है ये पूरा। ठीक, इसके जो लक्षण होते हैं शरीर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना और त्वचा में अलग अलग तरीके अजीब तरह के चकत्ते निकलना, इस तरीके के सामान्य लक्षण है ये डेंगू के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? सिंपल आंसर है कि जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, जहाँ वहाँ खुफिया एजेंसी, इसका नाम है मोसाद याद रखिएगा। मोसाद का जब भी नाम आए तो आप इजराइल से जोड़ दीजिएगा उसको। इस बार ये प्रधानमंत्री 5वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये 5वीं बार लगातार। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है और प्रधानमंत्री मोदी के ये काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में इन्होंने यहाँ की जो मोसाद है उसने ये भी कहा था कि कोविड-19 की दवा इन्होंने खोज लिया है, लेकिन उसके 2-3 दिनों बाद कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? अभी सुपर अर्थ क्या है समझिए। इसका सही आंसर है वो न्यूजीलैंड। नासा के अंतर्गत, अब नासा जानते हैं, नासा एक संस्था है। ठीक, अब उसके अंदर पूरे विश्व भर के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। अब नासा के अंतर्गत जो न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं, उन्होंने एक ऐसे ग्रह को खोज निकाला है जो कि इंसानों के रहने योग्य हो सकता है। उनका मानना ये है कि जो ये ग्रह नया खोजा गया है ये इंसानों के रहने लायक है।
और ये जो ग्रह पाया गया है ये जो अपना जो हम लोगों का जो सौर मंडल है उससे बाहर पाया गया है, हम लोगों के अंदर नहीं, वो हमारे सौर मंडल के बाहर पाया गया है। और ये धरती से लगभग ये बताया जा रहा है कि 31 प्रकाश वर्ष, ठीक, 31 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, 31 प्रकाश वर्ष दूरी पे ये है ये जो ग्रह, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है सुपर अर्थ। तो याद रख लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, सुपर अर्थ इसका नाम रखा गया है। और इसको जो खोजने वाला जो सैटेलाइट था, उस सैटेलाइट का जो शॉर्ट नाम है उसको बोला जा रहा है TESS, ठीक है, इसका सैटेलाइट का शॉर्ट नेम है उसको बोला जा रहा है TESS। इसका जो पूरा नाम है उसका पूरा नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम टेस। और ये जो वातावरण है पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि ये जो आकार है ये पृथ्वी से इसका जो आकार काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे घना वातावरण देखने को मिला है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे जीवन संभव हो। तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा, यानी किस देश ने रखा। अब यहाँ पे जो सही आंसर देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि कहाँ पे है, ये पूछा क्वेश्चन है कि किस देश ने इसका नाम रखा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर है थाईलैंड, ठीक है। अब ये जानते हैं आप लोग कि भारत जो पूरे विश्व भर में जो प्रकृति के द्वारा अनेक तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे कि कैटरीना तूफान, ओखी का नाम आप लोग सुने होंगे, वर्धा एक आया था, एक हुदहुद करके आया था, और एक डे करके आया था तूफान। ये जितने भी चक्रवाती नाम आप सुने होंगे, तो सिंपल सा दिमाग में ये प्रश्न बनता होगा कि आखिर इन चक्रवातों का नाम कहाँ से बनता है। अपने आप तो नाम बन के तो आता नहीं होगा प्रकृति के द्वारा, कोई ना कोई तो इसको रखता ही होगा। आखिर कैसे रखे जाते हैं, तो समझिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले 1953 में, सबसे पहले 1953 में एक संधि हुई, अलग अलग देशों के माध्यम से एक संधि हुई, और जिसके तहत ये रखा गया कि अब सभी देश क्या करेंगे, वो देश इस साल ये देश और अगली साल ये देश, यानी अलग अलग वर्षों में जो भी तूफान आएगा वो अलग अलग देशों के नाम रखे जाएंगे। और सबसे अब जानकर एक और चीज़ हंसी आएगी कि 1953 जब ये संधि बनी थी, उसके पहले नाम चक्रवातों के जितने भी भ्रष्टाचारी जो भी पॉलिटिशियन होते थे, नेता, उनके नाम पे तूफानों का नाम रखा जाता था। यानी 1953 पहले जो कोई भी अगर तूफान जब आता था तो उनका जो नाम होता था वो भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पे रखे जाते थे। तो नेताओं को तो अपने आप पब्लिसिटी मिल जाती होगी, ठीक। अब उसके बाद धीरे धीरे 1953 के बाद जो भी होने लगा, एक नियम ये लगाएगा कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक वर्ष के लिए 1953 के बाद एक वर्ष में फीमेल का कोई नाम ले लो और एक वर्ष के बाद किसी मेल का नाम ले लो, ऐसे होता था। और किसी पक्षी या किसी जानवर इस तरीके का नाम लोग, अगर मान लीजिए अब तूफान की स्पीड बहुत अधिक है तो लायन रख दो या टाइगर रख दो या कुछ इस तरह से रख दो, ठीक। इस तरीके से अगर बड़ा है तो एलिफेंट रख दो। इस तरीके का नाम कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन ये तो अपने हम इसमें से जितने हमारे पड़ोसी देश थे या इंडिया था, इसमें तो कोई शामिल था नहीं। सबसे पहले तो भारत में जब बात आती है तो भारत जितने भी हिंद महासागर जितने भी संबंधित देश हैं, यानी कुल मिला के हिंद महासागर जितने भी देश हैं लगभग 8 देश संबंधित हैं, ठीक। अब उन 8 देशों में भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव है, म्यांमार है, थाईलैंड और एक ओमान भी है। ये सभी 8 जो देश हैं ये हिंद महासागर संबंधित हैं। तो इन सभी ने सबसे पहले भारत ने बीड़ा उठाया और भारत ने 2004 में, वर्ष 2004 में ये शुरू किया कि हम लोग आपस में मिलकर जितने भी तूफान आएंगे उनका नामों की घोषणा हम लोग आपस में करेंगे, ठीक है। इस तभी से शुरुआत 2004 से जितने भी हम लोगों के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं और जिनमें 8 देशों का नाम बताया, वो सभी देश आपस में बारी बारी ईयर बाई ईयर वो इन देशों का अलग अलग तूफानों चक्रवातों का नाम वो रखते हैं। जैसे समझिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दूं, जैसे देखिए सभी 8 देशों द्वारा, जैसे देखिए इसमें क्या उनको, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, जैसे जैसे देश ये आते हैं, ठीक है, उन देशों द्वारा अलग अलग समय पे स्टेप बाय स्टेप वो नाम रखे जाते हैं उन देशों के द्वारा, ठीक। जैसे देखिए वर्ष 2004 में पूरा, जैसे कि अग्नि, हिब्रू, प्यार, बाज, इस तरीके जितने भी नाम थे ये चारों ये इन देशों द्वारा रखा गया, ठीक। उसके बाद 2005 में देखिए फनूस, माला, मुकड़ा, ये सभी थाईलैंड और श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा रखा गया। इस तरीके से अलग अलग देशों द्वारा 2004 से ही अलग अलग देशों द्वारा जितने भी तूफान आते चले गए वो रखे गए हैं, ठीक। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में जो रखा गया ये अम्फान तूफान सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और उसके बाद ही लास्ट में जो अम्फान तूफान आया, अम्फान करके, ये इस समय जो आया है ये तूफान का नाम, उसके बाद से फिर से ये शुरू यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। यही स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही धीरे धीरे ऐसे सीरीज चलता रहता है, जैसे तूफान आता जाएगा
अलग अलग तूफानों का देशों के द्वारा वो नाम रखता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, अब ये समझते हैं कि क्यों 21 मई को ही मनाया जाता है। ठीक, 21 मई को भारत में प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन युवाओं को और युवाओं के साथ साथ पूरे भारत के जो भी समाज है उसको अनेक वर्गों को पूरी तरीके से शामिल करके आतंकवाद के विरोध पूरी तरीके से शपथ दिलाई जाती है। ठीक, और इसकी सबसे पहले आपको पता है कि 21 मई 1991 भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के एक जगह था जिसका नाम था श्री पेरम्बदूर। समझिए, तमिलनाडु का एक जगह था जिसका नाम था श्री पेरम्बदूर। वहाँ पे हुआ क्या, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था राजीव गांधी वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई। और तभी से ही ये दिवस वहाँ पे तभी से उसके लिए आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में मनाया जाने लगा। हुआ क्या था, राजीव गांधी उस दिन 21 मई 1991 के दिन उस दिन पूरी तरीके से रैली में क्या कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे। और संबोधन में उसी दौरान एक महिला उनके पास अपने शरीर में ही विस्फोटक पदार्थ लगाकर गई और वो राजीव गांधी का पैर छूने के लिए ज्यों ही झुकी और ज्यों ही झुकी उसने खुद को ही अपने साथ सभी लोगों को उड़ा लिया और धमाके में सभी लोग मर गए। और उसमें राजीव गांधी के साथ साथ 25 लोगों की हत्या हो गई थी। और ऐसा बाद में रिसर्च करके जब पता लगाया गया तो जो महिला थी उसका संबंध एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है LTTE। ठीक है, LTTE से इनका उस महिला का संबंध था। तभी से भारत में जागरूकता के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, 21 मई को प्रत्येक वर्ष। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आप इसको सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक और चीज़ समझिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, साथ साथ जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी जनरल अवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो सब आपको बन सकता है। अगर कोई इसको ठीक से पढ़े तो इसमें करीब 50 से 100 क्वेश्चन वो आराम से बना सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।